गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं आपको मेरे जो ऑपरेशन मैनेजमेंट या लॉ के या इंजीनियरिंग के जितने भी पेपर्स के मैंने वीडियोस बनाए हैं आपको पसंद आ रहे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर अपने मनपसंद के वीडियो, अपनी डिजायर्ड जो टॉपिक हैं उनके वीडियोस देख सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए और साथ में शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द न्यू टॉपिक एज वी हैव द टॉपिक इज एग्रीगेट प्लानिंग। देखो, जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट का पेपर है उसमें आता है कि किस तरह से एग्रीगेट प्लानिंग की जाती है। अभी तक हम जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट को पढ़ रहे थे उसी में ये चीज आती है कि एग्रीगेट प्लानिंग क्या है। देखो, जब भी कोई जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है वो प्लान करता है तो उस प्लानिंग को वो 3 हिस्सों में बांट लेता है। और 3 हिस्सों में बांटने का मतलब है, एक तो होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि उसने क्या करना है आगे जाकर के, अब उसका क्या विजन है, क्या मिशन है, उसके लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे उसे प्लान करना होता है कि उसकी क्या सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उन सब को ध्यान में रख के वो प्लान करता है। एक होता है शॉर्ट रेंज प्लानिंग। अब शॉर्ट रेंज प्लानिंग जो कि अभी आज तुरंत लेनी है निर्णय, वो होते हैं शॉर्ट रेंज प्लानिंग। अब शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज प्लानिंग के बीच में एक होता है इंटरमीडिएट रेंज प्लानिंग। और इंटरमीडिएट रेंज जो होती है वो ये लगभग 6 महीने से और 1.5 साल के बीच में जो भी हम प्लान करते हैं, यानी 6 महीने तक का जो प्लान किया जाता है हम उसे शॉर्ट रेंज प्लानिंग में कहते हैं। एंड फ्रॉम 6 to 18 मंथ्स जो भी प्लान होता है उसको हम इंटरमीडिएट रेंज प्लान कहते हैं। और उसके बाद वाली सारी जो प्लानिंग होती है वो होती है हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो अब जो एग्रीगेट प्लानिंग होती है वो कुछ यही है। एग्रीगेट प्लानिंग का मतलब होता है एक औसत प्लानिंग, एक औसत योजना, यानी शॉर्ट और लॉन्ग के बीच में जो भी हम प्लान करते हैं उसको कहते हैं। 6 से 18 या 6 महीने से 1.5 साल के बीच में हमने किस तरीके से प्लान कर रहा है हमारी लेबर के लिए, हमारी डिमांड के लिए, हमारी कैपेसिटी के लिए, हमारे प्रोडक्शन रेंज के लिए, उन सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ये कहते हैं इंटरमीडिएट रेंज कैपेसिटी प्लानिंग यूजुअली कवरिंग 2 to 12 मंथ्स और 6 to 18 मंथ्स। इसे 2 से 12 महीने के बीच में भी बांटा गया और 6 से 18 महीने के बीच में भी बांटा गया। इन टोटल कहने का मतलब यह है कि 12 महीनों के लिए जो की जाती है प्लानिंग, कोई से भी 12 महीने हो सकते हैं, जैसे 6 महीने से 18 महीने के बीच में है या 2 महीने के बाद से 12 महीने के बीच में जो प्लानिंग की जाती है व्यापार के शुरू करने के बाद, उसको हमने कहा है ये है एग्रीगेट प्लानिंग। और इसमें हमने ये कह दिया है अगर एक टोटल बिजनेस के प्लान को हमने इस तरीके से बांटे कि इसको एक 9 to 6 मंथ्स और 6 to 18 मंथ्स एंड 18 मंथ्स ऑनवर्ड्स अगर इसे हम क्लासीफाई कर दें तो ये कहता है जो शॉर्ट रेंज प्लानिंग होती है जो कि 6 महीने के अंदर होती है उसमें तो हम मशीन्स, जॉब वगैरह वगैरह की चीज़ों की बात करते हैं। और जो 6 महीने से 1.5 साल के बीच की होती है उसमें हम अपने एम्प्लॉयमेंट को हमने यानी रोजगार किसको कितना देना है, क्या काम देना है, हमारा आउटपुट क्या आना है, प्रोडक्शन फॉर्म में हमें क्या लाना है, वो सारी चीज़ों को प्लान करते हैं। और जो 1.5 साल से और आगे तक के लिए जो भी प्लान किया जाता है हम उसमें लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं जिसमें लोकेशन, लेआउट से संबंधित निर्णय हो सकते हैं। राइट, तो अब जरा इसकी बात करते हैं। तो एग्रीगेट प्लानिंग जो होती है वो कंसर्न होती है डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन फॉर द इमीडिएट फ्यूचर ऑफन फ्रॉम 6 to 18 मंथ्स अहेड। ठीक है, अब बात करते हैं अगर एग्रीगेट ऑपरेशन प्लान जो होता है ये हमेशा शुरू होता है एग्रीगेट डिमांड से। और एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि हमने अपने प्रोडक्शन रेट्स में, लेबर लेवल्स में और इन्वेंट्री लेवल्स वगैरह जितने भी हैं उनके साथ में किस तरीके से एडजस्टमेंट्स किए हैं। राइट, तो इसके जो अगर फंक्शंस की बात करें तो बहुत सारा काम करना पड़ता है इन 1 साल के दौरान में, जो कि 6 महीने से और 18 महीने के दौरान हम करने वाले हैं इस एग्रीगेट प्लानिंग के तहत। उसमें हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे हमें फ्यूचर कैपेसिटी के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, करंट जो मशीनरी है उसकी क्या कैपेसिटी रहेगी उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, मैनेजरल इनपुट जो कि फंक्शनल एरिया से आएंगे उनके लिए एग्रीगेट प्लान करना पड़ता है, डिमांड की फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, कॉम्पिटिशन बिहेवियर देखना पड़ता है,
वर्कफोर्स की कैपेसिटी को एस्टिमेट करना पड़ता है, कस्टमर की नीड्स क्या है उनको पता लगाना होता है। इन सब के अलावा हमें देखना पड़ता है हमारे जो मटेरियल के सप्लायर्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज क्या है और हमारी डिमांड क्या है। तो डिमांड और कैपेबिलिटीज के बीच में जो बैलेंसिंग है उसको करने के लिए भी प्लानिंग करना पड़ता है। मशीन स्टैंडर्ड्स को सेट करना पड़ता है, प्रोडक्शन डिजाइन चेंजेस करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ फर्म जो होती है उनको पता लगाना होता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, लेबर मार्केट कंडीशन क्या है, ट्रेनिंग कैपेसिटी क्या होगी, मशीन स्टैंडर्ड्स वगैरह क्या है, प्रोडक्शन डिजाइन में कोई चेंज कर रहे हैं तो वो सब क्या है। इस तरीके से करें बहुत सारे फंक्शंस हमें करने होते हैं। अब बात करते हैं कि मटेरियल का जो हम एग्रीगेट प्लानिंग कर रहे हैं उसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है हमारे कस्टमर सर्विसेज, यानी कस्टमर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है उन सभी एक्सपेक्टेशंस पर अपने आप को खरा उतारना, वही है कस्टमर सर्विसेज। इसके अलावा वर्कफोर्स स्टेबिलिटी, यानी जो हमारा लेबर है ये यहाँ टिका रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा लेबर टर्नओवर बहुत हाई हो जाए। अगर किसी भी संस्था में लेबर टर्नओवर हाई होता है तो मान के चलिएगा उस संस्था की मार्केट में गुडविल अच्छी नहीं मानी जाती और ना ही उस लेबर के स्किल्स का उस संस्था को फायदा मिल पाता है, क्योंकि जब तक लेबर टिकेगा ही नहीं वो अपनी स्किल्स परफॉर्मेंस देगा ही नहीं। तो लेबर का टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एग्रीगेट प्लानिंग है उसमें स्टेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स को भी इंश्योरिटी दी जाती है। इसके अलावा ये कहते हैं कि फोरकास्टिंग डिमांड किया जाता है, यानी डिमांड का फोरकास्ट किया जाना कि किस तरीके से हमारे को कितनी डिमांड रहेगी, हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं या जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उसकी डिमांड हमारे पास कैसी रहेगी उसको फोरकास्ट करना और उस फोरकास्टिंग के साथ में उन चैलेंजेस को मीट करना, अटेन करना जो कि हमारे सामने अवेलेबल है। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को डेवलप करना होता है ताकि कि हम अपनी कस्टमर्स की डिमांड्स को फिल कर सकें, यानी हमें पैसे से भी पूरा होना होगा, हमें दिमाग से भी पूरा होना होगा, एस्टिमेशन भी पूरा लगाना होगा, मटेरियल सप्लायर्स उन सब का भी ध्यान लगाना होगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान लगाना ही हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है ताकि कि हम हमारे बिजनेस का स्ट्रेटेजिक प्लान कर पाएँ और अपने रिसोर्सेज जो है उनको हम प्रॉपरली एलोकेट कर पाए, राइट। तो एग्रीगेट प्लानिंग का ये तो था ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसमें कॉस्ट को मिनिमाइज करने का और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का मेन फंक्शन होता है, मेन काम होता है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये कहना चाहिए अगर किसी काम से हम हमारे कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाते हैं और प्रॉफिट को जनरेट कर पाते हैं तो अपने आप में ही वह उस संस्था के लिए काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा कस्टमर सर्विसेज जो है उनको हाई सेटिस्फैक्शन देना और उनको मैक्सिमाइज करना। इसके अलावा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है उसमें हमारा मिनिमाइजेशन करना, यानी पैसा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक नहीं करना है, पैसा कम से कम ब्लॉक करते हैं, उसकी यूटिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। इसके वजह से भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा प्लांट और इक्विपमेंट की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसको मैक्स टू मैक्स लेकर आना, ये भी इस वजह से भी इसका जो सिग्निफिकेंट इसका रोल होता है। इसके अलावा कहते हैं प्रोडक्शन रेट्स में जो बदलाव आ रहे हैं, जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उनमें बदलाव में कम से कम होना, ये फ्लक्चुएशंस कम से कम होना, इस चीज को इंश्योर करना भी जो एग्रीगेट प्लानिंग का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है, राइट। अब बात करते हैं इसके कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं, कौन कौन से इनपुट्स होते हैं। तो देखो एग्रीगेट प्लानिंग के बहुत सारे इनपुट्स हैं, जैसे रिसोर्सेज, हमारे पास क्या चीजें अवेलेबल है ये हमें पता लगाना होगा। डिमांड फोरकास्ट, हमें पता लगाना होगा हमारे प्रोडक्ट की या सर्विसेज की हमारे मार्केट में डिमांड क्या है, क्या अनुमान है हमारे को कि कितना चीज़ें लोग पसंद करते हैं। उसके अलावा उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी पॉलिसी फ्रेम करना कि हम किस तरीके से ज़्यादा हमारे कस्टमर्स की डिमांड्स को और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है कॉस्ट मेंटेनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि अगर कॉस्ट हमने बढ़ा दी, सब चीज़ बहुत बेहतरीन बनाई, लेकिन कॉस्ट अगर बढ़ गई तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और अगर प्रॉफिट कम हो गया तो हमारा सारा जो सोच है, जो मेहनत है, जो हमारा लक्ष्य है वो कम रह जाएगा। तो ये सारे इसके इनपुट्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं जो एग्रीगेट प्लानिंग है उसकी स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होती हैं।
कौन कौन सी तकनीक को या रचनाओं को साथ में लेकर के काम किया जाता है। तो मेनली इसकी दो स्ट्रेटेजी होती हैं, एक होती है लेवल कैपेसिटी स्ट्रेटेजी और एक होती है चेस्ट डिमांड स्ट्रेटेजी। यानी अपनी कैपेसिटी को लेवल क्या रखना है उसके संबंध में हमारे को प्लानिंग करना होता है, स्ट्रेटेजी बनानी होती है, और एक होता है हमारी डिमांड जो है उसके संबंध में किस तरह से डिमांड को चेस करना है, डिमांड को हमें पीछा करते हुए उसके मैच करते हुए अपने प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग करना है। ये एक स्ट्रेटेजी होती है। तो अगर बात करते हैं, जो फर्म होती है वो इन दोनों में से कोई भी स्ट्रेटेजी को चूज कर सकती है, ठीक है, ताकि कि प्योर स्ट्रेटेजी जो होती है कभी भी वैसे तो नहीं यूज की जा सकती कि हम या तो हम डिमांड चेस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं या फिर लेवल कैपेसिटी को फॉलो करते हैं, ऐसा होता नहीं है। हम एक कॉम्बिनेशन में एक रेशो चेंजेस हो सकता है, ये मतलब वेरी कर सकता है एक यूनिट टू सेकेंड यूनिट, लेकिन ये यकीनन है कि कभी हम लेवल कैपेसिटी पर जाते हैं और कभी हम चेस डिमांड पर जाते हैं, लेकिन किसी एक पर हमेशा रहेंगे ऐसा नहीं संभव होता है। अब बात करते हैं लेवल स्ट्रेटेजी क्या होता है। लेवल स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि एग्रीगेट प्लान बनाना किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लेवल को मेंटेन करने के लिए, ताकि कि हम एक स्टडी प्रोडक्शन कर सकें, यानी लगातार हमारा प्रोडक्शन चलता रहे और स्टडी एम्प्लॉयमेंट लेवल रहे, यानी लोगों को रोजगार भी मिला रहे और हमारा प्रोडक्शन भी चलता रहे। इसको बोलते हैं हमारा लेवल कैपेसिटी। हमें वो लेवल सेट करना होता है, जबकि ये कहते हैं और जो कस्टमर की डिमांड होती है उसको मैच करने के लिए हमारी इन्वेंट्री लेवल्स को मिनिमाइज करते हुए इस तरीके से हमारे को अपना जो डिमांड का फोरकास्ट करना होता है कि हमारी डिमांड भी हम पता लगा ले, हमारा कॉस्ट भी कम से कम रह जाए और हमारे मशीन्स की या मटेरियल की जो कैपेसिटी है वो भी हाईली यूटिलाइज हो जाए। उसको बोलते हैं हम लेवल स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं, लेवल स्ट्रेटेजी मेंटेन करता है उस वर्कफोर्स और उस स्टडी रेट ऑफ आउटपुट के लेवल को जिसमें डिमांड कम से कम होगी, और इससे क्या होता है, फर्म को इस चीज में सहायता मिलती है टू एस्टैब्लिश हायर इन्वेंट्री लेवल्स देन आर करंटली नीडेड, कि ज्यादा से ज्यादा उन एरियाज में हम अपना इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर पाए जहां पे उसकी डिमांड ज्यादा है। इसके अलावा कहते हैं जब भी डिमांड बढ़ जाती है तो फर्म को एक एबिलिटी आ जाती है, उसमें एक लायकी आ जाती है कि उसे कंटिन्यू स्टडी प्रोडक्शन करने में सहायता मिलती है और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी वो स्टडी बनाए रखते हैं, ताकि कि क्या होता है, इन्वेंट्री सरप्लस को एब्जॉर्ब किया जा सकता है जितनी भी डिमांड इंक्रीज हुई है उसके अगेंस्ट, राइट, उसके लेवल पे। अब बात करते हैं कि जो चेस डिमांड स्ट्रेटेजी है वो क्या है। चेस डिमांड स्ट्रेटेजी में हम डिमांड और कैपेसिटी को एक पीरियड के दौरान, एक समय के दौरान मैच करने की कोशिश करते हैं, मैचिंग द डिमांड एंड कैपेसिटी पीरियड बाय पीरियड, राइट। तो ये कहते हैं इसका रिजल्ट ये होता है कि जो हम लोगों को हायर करते हैं या एम्प्लॉयज़ को हम बाहर निकालते हैं, फायर करते हैं, ये इनसिक्योरिटी होती है, अनहैप्पीनेस एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकें और जो भी प्रॉब्लम हमारी लेबर यूनियंस की तरफ से आने सकती की प्रॉब्लम हो सकती है उन सबको हम अवॉइड कर सकें, ताकि कि हमारे प्लांट और इक्विपमेंट की हाई कैपेसिटी को हम यूज़ कर सकें। इसको बोलते हैं चेसिंग स्ट्रेटेजी। इसके अलावा ये कहते हैं कि इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी भी शामिल होती है जिसके तहत मेजर एडवांटेजेस और फायदे मिल पाते हैं उस फर्म को, जो कि अलाउ करते हैं कि कम से कम लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हुए हाई से हाई कंसिडरेबल सेविंग्स की जा सके। तो जो जितनी भी ज़्यादातर फर्म्स होती हैं वो जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए चेसिंग स्ट्रेटजीज को अप्रोच को अडॉप्ट करती हैं, ताकि कि एग्रीगेट प्लानिंग से इसका फायदा मिल सके, राइट। अब आगे की बात करते हैं कि अगर इन दोनों जो स्ट्रेटजीज हैं इनका फायदा और नुकसान की बात करेंगे, तो जो लेवल कैपेसिटी स्ट्रेटजी है उसका फायदा तो ये होता है कि आउटपुट रेट्स में स्टेबिलिटी आ जाती है और वर्कफोर्स में भी स्टेबिलिटी आ जाती है। और इसका थोड़ा सा अगर कहें नुकसान कहना चाहिए तो वो कहता है इसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, साथ में ही ओवर टाइम और आइडल टाइम का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। यानी ओवर टाइम का मतलब है काम टाइम से ज़्यादा ले लेता है समय, और उसके अलावा कहते हैं आइडल टाइम यानी कुछ काम फ्री चला जाता है, टाइम आइडल हो जाता है। और उसके अलावा ये कहता है एक और भी नुकसान है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो होता है वो समय के साथ साथ बहुत डिफरेंट रेट्स शो करता है, यानी कभी तो हमारा काम बहुत जल्दी हुआ और कभी काम हमारा बहुत ज़्यादा देर तक होता रहा। तो ये इसके
थोड़े से नुकसान है जो कि लेवल कैपेसिटी स्ट्रेटेजी में होते हैं। अगर हम दूसरी साइड पे देखें जो कि चेसिंग डिमांड कैपेसिटी है, चेसिंग डिमांड स्ट्रेटेजी है, उसका अगर फायदे की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लेवल स्ट्रेटेजी के कंपैरिजन में कम ज़रूरत पड़ती है और इसमें लेबर यूटिलाइजेशन बहुत हाई होता है। मैक्स टू मैक्स हम लेबर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। और इसका एक नुकसान की बात करेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ फंक्शनिंग वर्कफोर्स होता है वो बहुत हाई आता है। साथ में पोटेंशियल डैमेजेस होते हैं एम्प्लॉय मोराल का, यानी हम मैक्स टू मैक्स जब हम मोराल एम्प्लॉय को यूज़ कर लेते हैं तो उसका मोराल बहुत डाउन होने लग जाता है। तो ये दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। जनरली जो एक अच्छा मैन्युफैक्चरर जो होता है वो इन दोनों को एक प्रोपोर्शनेट रेशियो में यूज़ करता है, स्ट्रेटजी को फॉलो करता है ताकि कि इन दोनों के फायदों को वो अडॉप्ट कर सके। ये बात समझ में आ गई। अब जरा बात करते हैं कौन सी टेक्निक्स को हम फॉलो करते हैं जब बात करेंगे कि एग्रीगेट प्लानिंग हो रही है, राइट। तो उसमें जरा आप देखेंगे कि हम देखते हैं कि कौन सी टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं। तो मैं बता दूं बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि फॉलो की जाती हैं। उसमें से एक टेक्निक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे अप्रोच हो गया था, इसमें एक तो हो जाती है हर एक पीरियड के बाद में डिमांड का डिटर्मिनेशन करना, हर एक पीरियड के बाद में कैपेसिटी का डिटर्मिनेशन करना। उसके अलावा कहता है कि जो पॉलिसीज़ हैं, जो मेन पॉलिसीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ये भी एक इसकी टेक्निक होती है। इसमें यूनिट कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है, ऑल्टरनेटिव प्लान्स और कॉस्ट को डेवलप किया जाता है, और नंबर खास बात ये है इसमें बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाता है। इस तरह से एग्रीगेट प्लानिंग की टेक्निक होती है कि जिससे इसके बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स लिए जा सके, राइट। तो अगर हम बात करें कि एग्रीगेट जो प्लानिंग होती है उसमें अगर एग्रीगेट इन्वेंट्री निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि बिगिनिंग इन्वेंट्री जो होगी और उसके साथ में अगर एंडिंग इन्वेंट्री को हम जोड़ देते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो हमारे पास एग्रीगेट जो इन्वेंट्री आ जाती है। जिससे क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि हमारे को जो काम अभी करना है, चाहे वो प्रोडक्शन हो या सर्विसेज हो, उनमें हम किस तरीके से अवेलेबल इन्वेंट्री क्या है और उसके हिसाब से हम किस तरह से प्लान करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमने एग्रीगेट प्लानिंग को पढ़ लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास भी समझ में आई होगी और ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियो रेगुलरली।